चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम अपना आज का करंट अफेयर। देखते हैं हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। हमारी पहली न्यूज़ है, भारत के पहले व्यापक क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का सफल प्रदर्शन किया गया। तो राष्ट्रीय क्वांटम मिशन द्वारा समर्थित स्टार्टअप क्यू लैब्स ने भारत के पहले व्यापक QKD नेटवर्क का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। यह नेटवर्क 500 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें मौजूदा ऑप्टिकल फाइबर अवसंरचना में QKD यानी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को तैनात किया गया है, जो क्वांटम सुरक्षित संचार में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह प्रदर्शन आई हब क्वांटम प्रौद्योगिकी प्रतिष्ठान के माध्यम से वित्तपोषित एक परियोजना के तहत संभव हुआ। यह प्रतिष्ठान अंतर्विषयक साइबर भौतिक प्रणालियों पर राष्ट्रीय मिशन के तहत एक प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र है। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? तो QKD डेटा संचार के लिए उपयोग की जाने वाली एन्क्रिप्शन की के सुरक्षित वितरण को सुनिश्चित करने हेतु क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों पर कार्य करता है। क्वांटम यांत्रिकी भौतिकी का वह क्षेत्र है जो यह जानकारी देता है कि कैसे अत्यंत लघु ऑब्जेक्ट्स एक साथ कणों और तरंगों दोनों की विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं। QKD क्वांटम क्रिप्टोग्राफी का एक उदाहरण है। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी को क्वांटम एन्क्रिप्शन भी कहा जाता है। QKD को विभिन्न माध्यमों जैसे ऑप्टिकल फाइबर, फ्री स्पेस और उपग्रहों के माध्यम से तैनात किया जा सकता है। लाभ देखते हैं इसके। ये जासूसी हमलों का पता लगाने और उन्हें कम करने में सक्षम है। ये महत्वपूर्ण अवसंरचना रक्षा, सरकारी संचार, स्वास्थ्य सेवा, वित्तीय सेवाएं, डेटा केंद्र और दूरसंचार नेटवर्क आदि के लिए उपयुक्त है। संबंधित सुर्खियां देखते हैं तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के समक्ष 2 अग्रणी क्वांटम नवाचार प्रस्तुत किए। क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर सिस्टम इन पैकेज, यह भारत की क्वांटम सुरक्षा चिप है। QSIP क्वांटम प्रमाणित यादृच्छिकता एक क्वांटम कंप्यूटर से प्राप्त यादृच्छिक संख्याएं प्रदान करता है। इसका क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम में उपयोग किया जाता है। यह साइबर खतरों और भविष्य के क्वांटम हमलों के खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। 25 क्यूबिट QPU, तो ये स्टार्टअप QPI AI द्वारा विकसित भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है। इससे पहले QPI AI ने QPI AI इंडस भी लॉन्च किया था, जो प्रौद्योगिकी की सभी परतों को एकीकृत करने वाला देश का पहला फुल स्टैक क्वांटम कंप्यूटर है। इसमें 25 सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स हैं। फिर नेक्स्ट है, PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च ने राज्यों के वित्त की स्थिति 2025 रिपोर्ट जारी की। तो रिपोर्ट के अनुसार प्रतिबद्ध यानी निर्धारित व्यय के बढ़ते स्तर राज्यों के वित्तीय दायरे को सीमित कर रहे हैं। इससे विकास केंद्रित गतिविधियों को शुरू करने की उनकी क्षमता कम हो रही है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। तो उच्च प्रतिबद्ध व्यय, तो राज्यों ने 2023-24 में राजस्व प्राप्तियों का 62% वेतन, पेंशन व ब्याज भुगतान और सब्सिडी पर खर्च किया था। GST राजस्व हिस्सेदारी में कमी, तो 2017 में GST लागू होने के बाद से GST के अंतर्गत सम्मिलित करों से प्राप्त कुल राजस्व में गिरावट दर्ज की गई। इन करों से 2015-16 में GDP के 6.5% के बराबर राजस्व प्राप्त होता था, जो 2023-24 में घटकर GDP का 5.5% रह गया। इससे राज्यों की स्वयं की कर क्षमता कम हो गई है। 15वें वित्त आयोग ने मध्यम अवधि में GST से राजस्व GDP अनुपात 7% अनुमानित किया था। बिना शर्त वाली निधियों के अंतरण में कमी, तो 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत राज्यों को कुल अंतरण में बिना शर्त वाली निधियों की हिस्सेदारी कम होकर 64% रह गई है। 14वें वित्त आयोग के दौरान यह हिस्सेदारी 68% थी। इससे राज्यों की खर्च करने की प्राथमिकताओं में विकल्प कम हो गए हैं। उच्च ऋण बोझ, तो 2024-25 में राज्यों का बकाया ऋण सकल घरेलू उत्पाद का 27.5% रहा है। यह राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन लक्ष्य से बहुत अधिक है। केवल गुजरात, महाराष्ट्र और ओडिशा ही इस लक्ष्य सीमा को पूरा करते हैं। बढ़ता ब्याज भुगतान, तो ब्याज लागत राजस्व वृद्धि को पीछे छोड़ते हुए सालाना 10% 2016-17 से 2024-25 की दर से बढ़ी है। महिलाओं के लिए बिना शर्त नकद हस्तांतरण से वित्तीय दबाव, तो 2025-26 में महिलाओं को बिना शर्त नकद हस्तांतरण प्रदान करने वाले राज्यों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। राज्यों के बीच प्रति व्यक्ति आय के अंतराल में वृद्धि, तो उच्च आय वाले राज्य प्रति व्यक्ति अधिक राजस्व अर्जित करते हैं और विकास पर अधिक खर्च करते हैं, इसलिए यह अंतराल देखने को मिलता है। आगे की राह देखते हैं, तो वित्तीय अनुशासन लागू करना, तो राज्यों को राजस्व घाटे में कमी लानी चाहिए, नियमित खर्चों के लिए उधार लेने से बचना चाहिए और बजट से बाहर के ऋणों को समाप्त करना चाहिए। ब्याज के बढ़ते बोझ को कम करने के लिए ऋण को 20% के लक्ष्य के करीब लाना चाहिए। राजस्व को समझदारी से बढ़ाना, तो GST स्लैब को सुव्यवस्थित करना चाहिए। साथ ही उचित उपयोगकर्ता शुल्क, खनन रॉयल्टी, संपत्ति मुद्रीकरण, मजबूत संपत्ति कर और उत्पाद शुल्क प्रणालियों के माध्यम से गैर कर राजस्व बढ़ाना चाहिए। समझदारी से खर्च करना, तो सब्सिडी और नकद
अंतरण को तर्कसंगत बनाना चाहिए, प्रतिबद्ध व्यय को नियंत्रित करना चाहिए, उत्तम रीति से पूंजीगत व्यय करना चाहिए और बिना शर्त वाले अंतरणों का विस्तार करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इंडिया एआई गवर्नेंस दिशा निर्देश जारी किए। तो इंडिया एआई गवर्नेंस दिशा निर्देश सभी क्षेत्रों में सुरक्षित, समावेशी और जिम्मेदार एआई अपनाए जाने को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक ढांचा है। इन दिशा निर्देशों को इंडिया एआई मिशन के तहत जारी किया गया है। दिशा निर्देशों के मुख्य पहलुओं पर एक नजर डालते हैं तो एआई गवर्नेंस के 6 स्तंभ 3 डोमेन में: सक्षमता, अवसंरचना व क्षमता निर्माण, विनियमन, नीति व विनियमन एवं जोखिम शमन तथा पर्यवेक्षण, जवाबदेही संस्थान आदि। कार्य योजना के लिए समय सीमा तो लघु अवधि, उदाहरण के लिए विशेष रूप से भारत के लिए जोखिम फ्रेमवर्क विकसित करना, स्पष्ट देयता व्यवस्था विकसित करना आदि। मध्यम अवधि, उदाहरण के लिए एआई के साथ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के एकीकरण का विस्तार करना, सामान्य मानक प्रकाशित करना आदि। दीर्घकालिक, उदाहरण के लिए उभरते जोखिमों और क्षमताओं के आधार पर नए कानून का मसौदा तैयार करना। दिशा निर्देशों को लागू करने के लिए संस्थागत ढांचा तो उच्च स्तरीय निकाय, एआई गवर्नेंस समूह, सरकारी एजेंसियां, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, गृह मंत्रालय आदि। क्षेत्रीय विनियामक तो भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग आदि। सलाहकार निकाय तो नीति आयोग, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय आदि। मानक निकाय तो भारतीय मानक ब्यूरो, दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र आदि। उद्योग अभिकर्ताओं और विनियामकों के लिए व्यवहारिक दिशा निर्देश तो उद्योग, उदाहरण के लिए एआई संबंधित नुकसान की रिपोर्टिंग को सक्षम करने के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाएगा। विनियामक गवर्नेंस संबंधी ढांचा लोचशील और बेहतर रूप से सक्रिय होना चाहिए ताकि वे हितधारक प्रतिक्रिया के आधार पर आवधिक समीक्षाएं, निगरानी और पुनः सुधार को सक्षम कर सकें। नैतिक और जिम्मेदार एआई के लिए 7 मार्गदर्शक सिद्धांत तो विश्वास ही नींव है, लोग पहले, प्रतिबंध की बजाय नवाचार, निष्पक्षता और समानता, जवाबदेही, समझने योग्य डिजाइन, सुरक्षा, सुनम्यता और संधारणीयता। फिर नेक्स्ट है, G20 ने वैश्विक असमानता पर एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं तो आय, विश्व के लगभग 83% देशों में आय असमानता का स्तर बहुत अधिक है। इन देशों के मामले में गिनी गुणांक 0.4 से अधिक है। विश्व की लगभग 90% जनसंख्या ऐसे देशों में निवास करती है। धन तो वर्ष 2000 से 2024 के बीच विश्व के सबसे धनी 1% लोगों ने नई सृजित कुल संपत्ति का 41% अर्जित किया था, जबकि सबसे गरीब 50% आबादी को केवल 1% हिस्सा प्राप्त हुआ था। भारत में इसी अवधि में शीर्ष 1% ने अपने संपत्ति के हिस्से में 62% की वृद्धि की है। असमानता के मुख्य कारक तो नवोदारवादी नीतियां तो वित्तीय और श्रम बाजारों का विनियमन, प्रतिस्पर्धा संबंधी नीतियों का कमजोर होना और कम प्रगतिशील कराधान की ओर बढ़ना। एकाधिकार शक्ति में बढ़ोतरी तो इससे कॉर्पोरेट स्वामियों की आय बढ़ती है और कामगारों की वास्तविक आय घटती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था तो पूंजी की अधिक सीमा पार गतिशीलता और उत्पादन में उपयोग की जाने वाली नई प्रौद्योगिकियों ने कम कुशल कामगारों की सौदेबाजी की शक्ति को कम किया है। आर्थिक रूप से शक्तिशाली अभिजात वर्ग का प्रभाव तो राजनीति और नीति निर्माण पर इनका प्रभाव आर्थिक असमानता को बढ़ावा भी है, वह मजबूत भी करता है। विकासशील देशों में उच्च असमानता की ऐतिहासिक विरासत, उदाहरण के लिए भूमि का वितरण। सिफारिशें देखते हैं तो असमानता पर एक अंतर्राष्ट्रीय पैनल की स्थापना, इसका असमानता के रुझानों, कारणों और प्रभाव पर नीतिगत मूल्यांकन प्रदान करने के लिए गठन किया जाना चाहिए। अधिक प्रगतिशील कराधान लागू करना, अति धनी व्यक्तियों पर वैश्विक न्यूनतम कर आरोपित किया जाना चाहिए। बौद्धिक संपदा नियमों में सुधार, विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन और महामारियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के लिए अनिवार्य लाइसेंस छूट को शामिल किया जाना चाहिए। उच्च गुणवत्ता वाली आवश्यक सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा। असमानता के दुष्प्रभाव देखते हैं तो राजनीतिक प्रभाव, असमानता लोकतंत्र को कमजोर करती है और तानाशाही प्रवृत्तियों को बढ़ावा देती है। आर्थिक प्रभाव, यह आर्थिक समृद्धि को धीमी करती है और गरीबी कम करने के प्रयासों में बाधा उत्पन्न करती है। पर्यावरणीय प्रभाव, तो असमानता जलवायु परिवर्तन संकट को और गंभीर बनाती है तथा गरीब देशों पर सबसे अधिक प्रभाव डालती है। सामाजिक प्रभाव, तो यह सामाजिक गतिशीलता को घटाती है और स्वास्थ्य एवं कल्याण पर बुरा असर डालती है। फिर नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र ने न्यूरो टेक्नोलॉजी को लेकर चिंता प्रकट की। तो न्यूरो टेक्नोलॉजी में ऐसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर शामिल होते हैं जो तंत्रिका तंत्र की संरचना, गतिविधि एवं कार्यों को समझते हैं, उन्हें प्रभावित करते हैं, सुधारते हैं या अनुमान लगाते हैं। इसके लिए ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तंत्रिका तंत्र का प्रत्यक्ष रूप से मापन, निगरानी व विश्लेषण करते हैं तथा उस तक पहुंचते हैं
पूर्वानुमान लगाते हैं या अनुकरण करते हैं। उदाहरण के लिए ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। हालिया दिनों में तंत्रिका विज्ञान के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एकीकरण मानव मस्तिष्क के प्रमुख पहलुओं जैसे तर्क करना, सीखना, अनुभूति, पूर्वानुमान, नियोजन और नियंत्रण को प्रभावित कर सकता है। न्यूरोटेक्नोलॉजी से संबंधित चिंताएं देखते हैं तो मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जोखिम। कई अन्य प्रमुख तकनीकों के विपरीत यह मस्तिष्क की संरचना तक सीधे पहुंच बना सकती है, उसमें हेरफेर कर सकती है और उसकी नकल कर सकती है। व्यक्तिगत पहचान और मनोवैज्ञानिक निरंतरता। तो व्यक्ति की आत्मभावना यानी विचार करने की स्वतंत्रता से समझौता हो सकता है। इसके अलावा स्मृति की सुरक्षा के समक्ष जोखिम भी उत्पन्न हो सकता है, जिसमें व्यक्ति कौन है को बदलने वाले स्मृति संबंधी संशोधन या हेरफेर हो सकते हैं। इनसे उस व्यक्ति की स्वायत्ता एवं निजता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तंत्रिका संबंधी डेटा का उपयोग। तो कंपनियां लक्षित विपणन या व्यावसायिक लाभ के लिए न्यूरोटेक उपकरणों से एकत्र किए गए मस्तिष्क से जुड़े डेटा का दुरुपयोग कर सकती हैं। सामाजिक असमानताएं। तो न्यूरो टेक्नोलॉजी का असमान उपयोग मौजूदा सामाजिक विभाजनों को तीव्र कर सकता है। इससे संभावित रूप से अधिक सामाजिक तनाव और संघर्ष उत्पन्न हो सकते हैं। आगे की राह देखते हैं तो कानूनी संरक्षण और विनियमन। न्यूरो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर कानूनी नियंत्रण स्थापित करने की आवश्यकता है। हालांकि वैज्ञानिक, चिकित्सा संबंधी या न्यायिक उपयोग के लिए छूट दी जा सकती है। डेटा नीति तंत्रिका संबंधी डेटा के संग्रह, प्रसंस्करण, साझाकरण और अन्य सभी उपयोगों को नियंत्रित करने के लिए मजबूत, निष्पक्ष एवं चुस्त विनियामक व कानूनी ढांचा तैयार किया जाना चाहिए। समान पहुंच। तो विज्ञान व साक्ष्य आधारित, सुरक्षित और विश्वसनीय न्यूरो टेक्नोलॉजी तक समान पहुंच को बढ़ावा देने की जरूरत है। फिर नेक्स्ट है वहनीय नवाचार और बेहतर रोगी सुरक्षा के साथ NEXCAR19 ने कैंसर के इलाज में एक नई क्रांति का सूत्रपात किया। इम्यूनोएसीटी ने NEXCAR19 थेरेपी बी सेल ब्लड कैंसर के लिए विकसित की। इम्यूनोएसीटी IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के तहत विकसित कंपनी है। इस विकास में जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद BIRAC ने कंपनी को सहयोग प्रदान किया है। NEXCAR19 भारत की पहली स्वदेशी CAR-T सेल थेरेपी है। इसे 2023 में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने मार्केट ऑथराइजेशन यानी व्यावसायिक उपयोग की मंजूरी दी थी। CAR-T सेल थेरेपी के विषय में देखते हैं तो इसमें प्रतिरक्षा कोशिकाओं, विशेष रूप से टी सेल्स को शक्तिशाली कैंसर नाशक CAR-T कोशिकाओं में बदला जाता है। टी सेल्स एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं। इनका प्राथमिक कार्य हानिकारक या संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करना होता है। यह उपचार उन विशेष प्रकार के ब्लड कैंसर के लिए है जिनमें कैंसर फिर से उत्पन्न हो गया हो या प्रारंभिक इलाज से ठीक ना हुआ हो। इसके लाभ देखते हैं तो कम उपचार अवधि, गहन कीमोथेरेपी या स्टेम सेल प्रत्यारोपण के विपरीत इसमें रोगी तेजी से स्वस्थ होता है। दीर्घकालिक लाभ। तो CAR-T कोशिकाएं शरीर में लंबे समय तक सक्रिय रहती हैं, जिससे कैंसर के दोबारा होने से सुरक्षा मिलती है। पहुंच में सुधार। तो NEXCAR19 की लागत विदेशों से CAR-T सेल थेरेपी की तुलना में काफ़ी कम है। चुनौतियां। तो किसी एक प्रकार के कैंसर के इलाज के लिए प्रयुक्त CAR-T सेल थेरेपी अन्य प्रकार के कैंसर के इलाज में उपयोगी सिद्ध नहीं होती है। इसका तंत्रिका तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम यानी प्रतिरक्षा कोशिकाओं की अति सक्रियता का खतरा बना रहता है, संक्रमण का जोखिम बना रहता है आदि। ये कार्य कैसे करती है CAR-T सेल थेरेपी? तो टी कोशिकाओं को एक प्रयोगशाला में आनुवांशिक रूप से संशोधित किया जाता है। इसमें कैमरिक एंटीजन रिसेप्टर्स नामक प्रोटीन डाले जाते हैं। एक विशेष प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका प्राप्त करने के लिए रोगी से रक्त लिया जाता है। यह कोशिका शरीर की प्राकृतिक रोगनाशक होती है, इसे टी कोशिका कहा जाता है। अब संशोधित की गई CAR-T कोशिकाएं कैंसर कोशिकाओं की पहचान करती है और उन पर हमला करती है। वे कैंसर कोशिकाओं पर चिपक जाती हैं और उन्हें नष्ट करने के लिए सक्रिय हो जाती हैं। CAR-T कोशिकाओं की संख्या को प्रयोगशाला में कई गुना बढ़ाया जाता है और कैंसर पर हमला करने के लिए लाखों की संख्या में रोगी के शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है। अब बात करेंगे अन्य सुर्खियों की, जिसमें पहली न्यूज़ है दोहा घोषणा पत्र। तो सामाजिक विकास के लिए दूसरे विश्व शिखर सम्मेलन में दोहा घोषणा पत्र को अपनाया गया। पहला शिखर सम्मेलन 1995 में कोपेनहेगन यानी डेनमार्क में हुआ था। यह शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित किया गया था। इसके विषय में देखते हैं। यह 1995 की कोपेनहेगन प्रतिबद्धताओं को नवीनीकृत और अपडेट करता है तथा निम्नलिखित का आह्वान करता है: गरीबी उन्मूलन, गरिमापूर्ण कार्य और सामाजिक समावेशन को आपस में जुड़ी प्राथमिकताओं के रूप में मानना, सार्वभौमिक व लैंगिक रूप से उत्तरदायी सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना और स्वास्थ्य एवं शिक्षा तक न्याय संगत पहुंच प्रदान करना आदि।
फिर नेक्स्ट है जल अभिसमय। तो बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र के सीमा पार जलमार्गों और अंतर्राष्ट्रीय झीलों के संरक्षण एवं उपयोग पर अभिसमय में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश बन गया। इसे 1992 में हेलेंसिकी में अपनाया गया था। ये 1996 में लागू हुआ था। ये साझा जल संसाधनों के संधारणीय प्रबंधन के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी अभिसमय है। इसके तहत पक्षकारों के लिए सीमा पार प्रभावों को रोकना, नियंत्रित करना और कम करना अनिवार्य किया गया है। यह साझा जल का उचित, न्यायसंगत और संधारणीय उपयोग सुनिश्चित करता है। ये तटवर्ती देशों के बीच समझौतों और संयुक्त निकायों के माध्यम से सहयोग को अनिवार्य करता है। फिर नेक्स्ट है द बाकू टू बेलम रोड मैप टू 1.3T रिपोर्ट। तो COP30 से पहले द बाकू टू बेलम रोड मैप टू 1.3T रिपोर्ट जारी की गई। यह विकसित देशों से बढ़ी हुई और पूर्वानुमान योग्य वित्तीय प्रतिबद्धताओं की आवश्यकताओं को रेखांकित करती है। यह रिपोर्ट वित्त पर 5 कार्यवाही मोर्चों की पहचान करती है ताकि 2035 तक 1.3T यानी डॉलर प्रदान किए जा सकें, जिसमें $300 बिलियन समग्र लक्ष्य का एक हिस्सा है। इन मोर्चों में पुनःपूर्ति, पुनर्संतुलन, पुनर्चैनलीकरण, नवीनीकरण और पुनर्संरचना यानी 5R तंत्र शामिल है। 5R तंत्र देखते हैं तो पुनःपूर्ति, विकसित देशों द्वारा अनुदान और रियायती जलवायु वित्त की आपूर्ति बढ़ाने की आवश्यकता है। पुनर्संतुलन, ऋणदाता देशों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और बहुपक्षीय विकास बैंकों को विकासशील देशों द्वारा वहन किए जा रहे अत्यधिक ऋण बोझ को कम करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। पुनर्चैनलीकरण, तो बहुपक्षीय विकास बैंकों, विकास वित्त संस्थानों, सार्वजनिक विकास बैंकों और बहुपक्षीय जलवायु निधियों को उत्प्रेरक वित्तीय एवं जोखिम शमन उपकरणों जैसे विदेशी मुद्रा, हेजिंग आदि की उपलब्धता व गुणवत्ता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने की आवश्यकता है। नवीनीकरण, तो सरकारों को योजना, बजट व निवेश ढांचे आदि में जलवायु, प्रकृति और न्याय संगत संक्रमण संबंधी लक्ष्यों को शामिल करना चाहिए। वित्तीय संरचनाओं को पुनः संरचित करना अधिक पूंजी प्रवाह के लिए। फिर नेक्स्ट गोगाबिल झील। तो बिहार की गोगाबिल झील को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। ये भारत की 94वीं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि बन गई है। इसके विषय में देखते हैं। बिहार के कटिहार जिले में स्थित एक गोखुर आर्द्रभूमि है। गोगाबिल उत्तर में महानंदा और कंखार नदियों तथा दक्षिण एवं पूर्व में गंगा के प्रवाह से बनी है। महत्व इसका, यह बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व है। ये विभिन्न प्रकार के पक्षियों का पर्यावास है, जिनमें से कुछ प्रवासी पक्षी भी हैं। रामसर सूची में जोड़े गए बिहार के हाल के अन्य स्थल बक्सर जिले का गोकुल जलाशय 92वां और पश्चिम चंपारण की उदयपुर झील 93वां। फिर नेक्स्ट है उपग्रह आधारित इंटरनेट। तो एलन मस्क के स्वामित्व वाली स्टारलिंक ने दूरस्थ और कम इंटरनेट सेवा वाले क्षेत्रों में उपग्रह आधारित कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके विषय में देखते हैं। उपग्रह आधारित इंटरनेट एक वायरलेस ब्रॉडबैंड सेवा है जो पृथ्वी की कक्षा में परिक्रमा करने वाले संचार उपग्रहों के माध्यम से दी जाती है। अंतर फाइबर केबल या DSL इंटरनेट की तरह यह भू आधारित केबल्स या संरचना पर निर्भर नहीं करता है। ये कैसे काम करता है? तो उपयोगकर्ता को दी गई डिश यानी एंटीना से डेटा उपग्रह तक भेजा जाता है और फिर वहां से वह ग्राउंड स्टेशन तक पहुंचता है जो वैश्विक इंटरनेट नेटवर्क से जुड़े होते हैं। निम्न भूकक्षा में स्थापित उपग्रह जैसे कि स्टारलिंक पारंपरिक भूस्थैतिक उपग्रहों की तुलना में तेज गति एवं कम विलंबता वाले इंटरनेट प्रदान करते हैं। महत्व है, यह दूरस्थ और कम इंटरनेट सेवा वाले क्षेत्रों को जोड़कर डिजिटल डिवाइड की समस्या का समाधान करने में मदद करेगा। फिर नेक्स्ट है प्रवर्तन निदेशालय ED। तो हाल ही में वित्तीय कार्यवाही कार्यबल ने परिसंपत्ति वसूली मार्गदर्शन और सर्वोत्तम कार्य पद्धतियां रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में ED द्वारा जांच किए गए मामलों को प्रभावी परिसंपत्ति वसूली कार्य पद्धति के मॉडल्स के रूप में बताया गया है। इसके विषय में देखते हैं। गठन 1956 में, प्रशासनिक नियंत्रण राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय। यह एक बहु अनुशासनात्मक संगठन है जो धन शोधन के अपराध और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच करता है। धन शोधन निवारण अधिनियम 2002, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 आदि इन कानूनों के तहत जांच ये करता है। शक्तियां हैं तलाशी और जब्ती, किसी भी व्यक्ति को सम्मन भेजना, गिरफ्तारी करना एवं मुकदमा चलाना आदि। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट सन कैचर। तो गूगल ने अंतरिक्ष में AI डेटा सेंटर के परीक्षण के लिए प्रोजेक्ट सन कैचर लॉन्च किया। इसका उद्देश्य है निम्न भूकक्षा में सौर ऊर्जा से चलने वाले उपग्रहों के माध्यम से अंतरिक्ष में AI कंप्यूटिंग की संभावनाओं का परीक्षण करना। इस पहल के तहत कई लघु उपग्रहों का एक समूह बनाया जाएगा। प्रत्येक उपग्रह में गूगल के कस्टम बिल्ट टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट चिप्स लगाए जाएंगे।
ये चिप्स ऐसे प्रोसेसर हैं जिन्हें विशेष रूप से मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए डिज़ाइन किया गया है। वर्ष 2027 तक 2 प्रोटोटाइप उपग्रह लॉन्च किए जाएंगे। इनके माध्यम से ऊर्जा उत्पादन, चिप्स की कार्य क्षमता और डेटा संचरण की क्षमता का परीक्षण किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है टाइडल डिसरप्शन इवेंट। तो अंतरिक्ष यात्रियों ने ब्लैक होल से निकली अब तक की सबसे बड़ी और सबसे दूर की ज्वाला चमक देखी है। ये ज्वाला चमक टाइडल डिसरप्शन इवेंट के कारण उत्पन्न हुई। अर्थ है इसका, जब कोई तारा एक अत्यधिक विशाल ब्लैक होल के बहुत निकट आ जाता है तो वह ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण बल से प्रचंड रूप से खंडित हो जाता है। इस प्रक्रिया में प्रबल विकिरण निकलता है, इसे ही टीडीई कहते हैं। महत्व: टीडीई शोधकर्ताओं को यह समझने में मदद करते हैं कि ब्लैक होल अपने आसपास के परिवेश को कैसे बदलते हैं। फिर नेक्स्ट है बाली यात्रा उत्सव। तो राष्ट्रपति ने देशवासियों को बाली यात्रा उत्सव की शुभकामनाएं दी। बाली यात्रा उत्सव आमतौर पर ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ये उत्सव ओडिशा के लोगों के बाली द्वीप के साथ प्राचीन समुद्री व्यापारिक संबंधों और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की समुद्र पार यात्राओं की गौरवशाली परंपरा की याद में मनाया जाता है। यह उत्सव तोपोई की कथा और भालुकुनी ओशा या खुदुरकुनी ओशा तथा बड़ा ओशा जैसे धार्मिक अनुष्ठानों से भी जुड़ा हुआ है। ये बात की हमने बाली यात्रा उत्सव की। तो हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें थी, हमने सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण किया। अब इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।